हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। इसके जो हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसका फर्स्ट पार्ट जो मैंने बनाया था उसमें मैंने टर्मिनोलॉजीज़ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की थी। अब इस सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल से, जिनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के लाइफ की एक ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग देखेंगे, सब है ना। और उस ब्रीफ हिस्ट्री के बाद हम लोग उनके लॉस की बात करेंगे और उनके एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे। तो देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल का जो नाम है वो एक्चुअल में जॉन मेंडल है। ग्रेगर उनको एज अ टाइटल, एज अ रिवॉर्ड के फॉर्म में एक टाइटल दिया गया था, बट एक्चुअली उनका नाम क्या था? जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म है वो आपका हुआ था ऑस्ट्रिया कंट्री के सिलेसिया विलेज में। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, और उस ऑस्ट्रिया कंट्री के सिलेसिया विलेज में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, मैं जन्म की बात कर रहा हूँ। फिर इनकी जो एजुकेशन है, इनका जो वर्किंग प्लेस है, वो उसी ऑस्ट्रिया कंट्री के ब्रून सिटी में हुआ। ठीक है, तो ब्रून सिटी में ये एज अ मॉन्क, यानी एक चर्च में पादरी के रूप में ये इन्होंने वर्क किया, और वहाँ के मोनेस्ट्री स्कूल में इन्होंने एज अ टीचर की भी जॉब की। स्टार्टिंग में आफ्टर ग्रेजुएशन इनका जो इंटरेस्ट था वो सबसे ज़्यादा नेचुरल साइंस में था, और नेचुरल साइंस में इंटरेस्ट होने की वजह से जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इन्होंने मॉन्क रहते हुए, ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी में मॉन्क रहते हुए, इन्होंने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की बेसिक कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजीज़ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्क किया, और बहुत ज़्यादा उसमें एजुकेशन भी लिया। उस एजुकेशन के बाद उन्होंने उसको अप्लाई करना शुरू किया, और अप्लाई करने के लिए इनके पास, चूँकि चर्च के ये मॉन्क थे, और उस मॉन्क होने की वजह से चर्च के पास जो अपनी फील्ड थी, फार्म था, उस फार्म में इनको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला। ठीक है, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट सिलेक्ट किया, जॉन मेंडल ने, इन्होंने प्लांट सिलेक्ट किया गार्डन पी, जिसको हम एडिबल पी भी बोलते हैं। गार्डन पी जो इनका क्या था? मेन एक्सपेरिमेंटल प्लांट था। तो गार्डन पी या एडिबल पी, यानी खाने वाली जो कॉमन मटर होती है, इसका बोटेनिकल नाम हम सब जानते हैं, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम इसका क्या है? बोटेनिकल नेम है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे तो डिप्लॉयड नंबर इज 14, 2n = 14। लेगुमिनेसी फैमिली का प्लांट है, और इसके फ्रूट्स को हम लोग लेग्यूम फ्रूट बोलते हैं, और कॉमन लैंग्वेज में इसको पॉड बोलते हैं। क्लियर? तो गार्डन पी पे इन्होंने सारा काम किया। इनके एक्सपेरिमेंट करने का जो टेक्निक था वो बेसिकली क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हिस्ट्री से बनते हैं, ठीक है, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, कॉमन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी में रहते हुए इन्होंने जो वर्क किया मटर पे, यानी पी प्लांट पे, उस पर बेसिक इनका जो वर्क था वो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड था। और प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बायोलॉजी के प्लांट ब्रीडिंग ब्रांच में आता है। तो बेसिकली कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एक्चुअल में मेंडल क्या थे? जेनेटिसिस्ट थे, प्लांट ब्रीडर थे, या क्या थे? तो एक्चुअल में वो क्या थे? एक प्लांट ब्रीडर थे, क्योंकि वो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करते थे। तो पी प्लांट को ही इन्होंने क्यों सिलेक्ट किया? इसका बहुत बड़ा रीज़न है। पी प्लांट को सिलेक्ट करने का रीज़न ये है कि एक तो उसकी लाइफ टाइम कम है, लाइफ टाइम कम होने की वजह से ज़्यादा जनरेशन हम लोग स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे वो क्लियरली विजिबल थे, यानी कोई पौधा लंबा है तो वो लंबा है, नाटा है तो नाटा है, बीच में कोई दूसरा हाइट का प्लांट नहीं था। ठीक है, तो क्लियर कट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। फ्लावर का कलर रेड है तो वाइट भी है, और रेड और वाइट के बीच कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था। तो इस तरीके से जो भी कैरेक्टर थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो इन्होंने सिलेक्ट किए थे, वो बहुत क्लियर कट थे। नेक्स्ट पॉइंट ये है मटर को सिलेक्ट करने का, लाइफ टाइम शॉर्ट होने के साथ साथ, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होने के साथ साथ, इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रो करना बहुत ईजी था, और इसमें डिजायर्ड पॉलिनेशन कराना भी बहुत आसान था। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो मटर को एक फिजिबल ऑर्गेनिज्म या एक्सपेरिमेंटल मॉडल बना रही थी, जिसके वजह से इन्होंने मटर को सिलेक्ट किया। तो ये बेसिक सा रीज़न था मटर को सिलेक्ट करने के पीछे। तीसरा जो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि आखिर मेंडल सक्सेसफुल क्यों हुए?
तो मेंडल के सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि मेंडल ने एक बार में एक कैरेक्टर को ही सिलेक्ट किया। देखिए, मेंडल के पहले और मेंडल के साथ साथ बहुत सारे दुनिया में साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे बहुत सारा वर्क किया, बट मेंडल ही सक्सेसफुल हुए, एक सही रिजल्ट तक पहुंचे, क्योंकि ये इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस या कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोहाइब्रिडाइजेशन। तो मोनोहाइब्रिडाइजेशन में इन्होंने क्या किया कि एक बार जब ये क्रॉस कराते थे तो सिर्फ एक कैरेक्टर को ही फोकस करते थे ताकि डेटा कम रहे और इजीली ये किसी कंक्लूजन पे डेटा एनालिसिस के बाद पहुंचे। बहुत ज़्यादा कैरेक्टर अगर आप एक साथ लेके चलेंगे, आप खुद सोचिए, बहुत सारे आपके पास डेटा हो जाएंगे, फिर उसका एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग होगा, एक सही रिजल्ट तक पहुंचना मुश्किल होगा। इसलिए इन्होंने एक बार में एक कैरेक्टर पे फोकस किया और इसलिए सही रिजल्ट तक पहुंचे। तो ये इनके सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रीज़न बताया जाता है। ठीक है, दूसरी बात है कि गार्डन पी पे काम करते हुए इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स कहाँ पे पब्लिश की, किस जर्नल में पब्लिश की, किस पेपर में पब्लिश की, वो सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो देखिए, इनका जो पब्लिकेशन था, इनकी जो फाइंडिंग्स थी, फाइंडिंग्स was published in, इनकी जो फाइंडिंग्स थी वो कहाँ पब्लिश हुई? फाइंडिंग्स was published in experiment in plant hybridization। ठीक है, इनकी फाइंडिंग्स कहाँ पब्लिश हुई? एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक जर्नल, एक पेपर जिसका नाम था, पूरा नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इसी जर्नल में इनकी जो फाइंडिंग्स थी, इनका जो रिजल्ट था वो पब्लिश हुआ। लेकिन ये जो पेपर था ये पब्लिश होता था उसी ब्रून सिटी, ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी में एक सोसाइटी थी जिसको बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ये खुद भी मेंबर थे और उसी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का ये जर्नल था जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इसी में इन्होंने अपनी सारी फाइंडिंग्स दी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इनके फाइंडिंग्स पे किसी ने गौर नहीं किया, पब्लिश होने के बावजूद। गौर क्यों नहीं किया? क्योंकि एक तो पहली बार इन्होंने बायोलॉजी में मैथ्स लगाया, क्योंकि इनके ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट थे वो मैथमेटिकल थे, मैथ पे बेस्ड थे। इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा कंसिड्रेशन शुरू में नहीं मिला, लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया कि इन्होंने कोई बढ़िया काम किया है। ठीक है, इसके बाद इनकी डेथ के बाद, डेथ के 16 साल बाद दुनिया में 3 ऐसे साइंटिस्ट हुए जिनको जेनेटिक्स में इंटरेस्ट जगा और वो सोचे हम जेनेटिक्स में कुछ करें। लेकिन उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ऐसा ना हो कि हम कुछ करें और वो पहले से किसी ने किया हो, तो क्यों ना पहले अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी पेपर्स हैं, रिसर्च जर्नल्स हैं, उनको हम देखें कि कोई फाइंडिंग्स तो नहीं हुई हैं। तब उन 3 साइंटिस्टों ने जब डिस्कवर करना शुरू किया तो पाया कि मेंडल ने पहले ही सारी चीज़ें डिस्कवर कर रखी हैं, सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है कि री डिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, यानी मेंडल्स लॉ की री डिस्कवरी किसने की और कब हुई? तो 1900, इन द ईयर ऑफ 1900 री डिस्कवरी हुई, री डिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। तो मेंडलिज्म यानी मेंडल्स लॉ की रीडिस्कवरी कब हुई? 1900 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी ये, क्योंकि इसने बायोलॉजी में एक बहुत बड़ा चेंज लाया, बायोलॉजी का जो फील्ड है। ठीक है, तो रीडिस्कवरी हुई मेंडलिज्म की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही से पूछेगा कि किसने डिस्कवरी की और वो किस किस कंट्री के थे। तो देखिए, इस रीडिस्कवरी में मैंने नाम लिया था 3 साइंटिस्ट थे। तो वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे? 1, 2 एंड 3। पहले साइंटिस्ट थे हमारे कार्ल कॉरेंस, फर्स्ट साइंटिस्ट थे कार्ल कॉरेंस। दूसरे हमारे साइंटिस्ट थे ह्यूगो डिव्रीज, ह्यूगो डिव्रीज। और तीसरे थे हमारे शर्मैक।
शर्मैक। तो कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिवरीज और शर्मैक, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के लॉ की रीडिस्कवरी की। कार्ल कॉरेंस कहाँ के थे? कार्ल कॉरेंस थे जर्मनी के, एक जर्मन साइंटिस्ट। ह्यूगो डिवरीज थे नीदरलैंड के थे। और शर्मैक जो थे ये आपके थे ऑस्ट्रिया के, यानी उसी कंट्री के जहाँ के मेंडल थे। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल की लॉ दोबारा डिस्कवर की, रीडिस्कवर किया और फिर यहाँ से चीज़ें दोबारा पब्लिश हुई। तो जब ये इतनी बड़ी फाइंडिंग दुनिया को मिली तो एक क्वेश्चन यहाँ से कंपटीशन में ये भी पूछा जाता है कि जो रीडिस्कवरी हुई, जो दुनिया के सामने मेंडल्स के लॉ आए और दुनिया को बहुत ज़्यादा इन्होंने एक नया बेस दिया साइंस में, ये कौन से पेपर में दोबारा पब्लिश हुआ? पहली बार तो इसमें हुआ था, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हैबिटेशन में। जब दोबारा रीफाइंडिंग्स हुई तो किस पेपर में पब्लिश हुआ? तो देखिए ये जो डिस्कवरी है ये दोबारा पब्लिश हुआ एक जर्नल जिसका नाम है फ्लोरा। तो फ्लोरा नाम का एक जर्नल है, एक रिसर्च पेपर, एक रिसर्च पब्लिकेशन हाउस, जिसमें इनकी रीडिस्कवरी के दौरान इनकी फाइंडिंग्स दोबारा से पब्लिश हुई और तब दुनिया ने जाना कि जेनेटिक्स में एक इतना बड़ा काम हुआ है। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ आइडिया हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे कि इन्होंने जो पी प्लांट सिलेक्ट किया, पाइसम सटाइवम, उस पी प्लांट्स में बहुत सारे कैरेक्टर थे। उन कैरेक्टर में से इन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ही सिलेक्ट किया था। और वो कौन कौन से कैरेक्टर थे, किस तरीके से उसको डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स में कैटेगराइज किया गया, वो सारी बातें हम लोग इसके बाद देखेंगे। ठीक है, देखिए पी प्लांट में मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था। देखिए एक प्लांट में, पी प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर थे, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर थे, लेकिन उसमें से जो क्लियर कट कैरेक्टर थे तो 7 कैरेक्टर्स को मेंडल ने चूज़ किया। और 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोला जाता है क्योंकि कैरेक्टर में 2 ट्रेट होते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो ये मिलके एक पेयर हो गए, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर्स क्या क्या थे? देखिए सबसे पहला कैरेक्टर इन्होंने लिया प्लांट हाइट, कि प्लांट की हाइट कैसी है। तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे प्लांट जो है वो कैसे हैं, टॉल। तो अगर मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर पॉपुलेशन में कोई कैरेक्टर ज़्यादातर लोगों में मिलता है, यानी ज़्यादातर इंडिविजुअल्स में वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब वो डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, तो ज़्यादातर प्लांट्स हमारे टॉल थे, तो टॉल डोमिनेंट ट्रेट हो गया। और कम पौधे क्या थे, ड्वार्फ, तो ड्वार्फ हमारा क्या हो गया, रिसेसिव ट्रेट हो गया। तो टॉल एंड ड्वार्फ। फ्लावर कलर रेड, इसी रेड को कुछ लोग पर्पल लिखते हैं। ठीक है, तो रेड या पर्पल एंड वाइट, ये रिसेसिव ट्रेट था। फ्लावर और पॉड की पोजीशन, पॉड क्या होता है? देखिए मटर का जो फल होता है, यानी कच्चा मटर जिसकी सब्जी बनती है, आप लोगों ने देखा होगा, जो अक्सर विंटर सीजन में बिकता है, तो वो पूरा एक गुच्छा होता है जिसमें छोटे छोटे मटर के दाने अरेंज होते हैं। ठीक है, तो उस पॉड को हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और वो लेग्यूम फ्रूट है, तो इसीलिए उसको हम लोग पॉड बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जो फ्लावर की पोजीशन है, तो जहाँ फ्लावर होगा वहीं पे फ्रूट भी बनेगा, तो इसलिए फ्लावर और फ्रूट की पोजीशन सेम रहती है। तो कई बुक्स में फ्लावर पोजीशन लिखा होता है, कई बुक्स में पॉड पोजीशन लिखा हुआ है, तो बात एक ही हुआ, दोनों एक ही सिमिलर पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो ज़्यादातर फ्लावर जो थे वो एक्सियल थे, एक्सियल। ठीक है, और रिसेसिव ट्रेट क्या था, टर्मिनल। अब आप सोच रहे होंगे एक्सियल और टर्मिनल का मतलब क्या है? देखिए एक्सियल का मतलब क्या होता है, जैसे प्लांट है ऐसे मान लीजिए, ठीक, और यहाँ पे प्लांट की लीफ है सपोज, ठीक है, ये मटर की लीफ मान लीजिए। तो जो फ्लावर होगा या जो फ्रूट होगा वो लीफ और स्टेम के बीच में जो जगह है उसको हम लोग एक्सिल बोलते हैं। इसी एक्सिल में फ्लावर या फ्रूट आपको मिलेगा। तो मैं फ्लावर बना रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ क्या मिलेगा, फ्लावर मिलेगा। तो लीफ और स्टेम के बीच में अगर फ्लावर है तो दैट इज एक्सियल। टर्मिनल का मतलब ये होता है कि प्लांट के सबसे टॉप पोजीशन पे, यानी नीचे कहीं फ्लावर नहीं होगा। अगर हमारा प्लांट इतना लंबा है सपोज, ठीक है, बहुत सारी लीफ हैं, मान लेते हैं बहुत सारी लीफ हैं,
इस तरीके से। लेकिन कहीं पे भी एक्सिल में फ्लावर नहीं है। फ्लावर कहाँ है? सिर्फ टॉप पे, एकदम ऊपर बंच में मान लीजिए 2-4 फ्लावर ऐसे निकल गए, ठीक है, इस तरीके से। तो टॉप पे हैं, प्लांट के सिर्फ टॉप पे हैं, टर्मिनल पोजीशन पे, तो हम लोग उसको टर्मिनल पोजीशन बोलते हैं। तो जो फ्लावर या पॉड की पोजीशन है वो एक्सियल डोमिनेंट था और टर्मिनल कैसा था? रिसेसिव। नाउ नेक्स्ट इज पॉड शेप, यानी जो फ्रूट है उसका शेप कैसा होगा पॉड का। तो देखिए इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड शेप। इन्फ्लेटेड मतलब जैसे अगर आप मटर का फ्रूट देखिए तो एकदम प्लेन स्मूथ ऐसे होता है, ठीक है, ये पॉड है। तो उसको आप ओपन करेंगे तो आपको देखिए तो बिल्कुल सरफेस स्मूथ है, तो स्मूथ सरफेस है तो बोलेंगे इन्फ्लेटेड, और इन्फ्लेटेड होना डोमिनेंट ट्रेट होता है। लेकिन वहीं आप जब ढेर सारे फ्रूट्स को ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सारे फ्रूट्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको इसमें कुछ मिलेगा कॉन्स्ट्रिक्टेड, कुछ आपको कॉन्स्ट्रिक्टेड मिलेंगे। यानी इसमें क्या होगा, जैसे सपोज करिए जहाँ जहाँ मटर का दाना नहीं होगा वहाँ वहाँ पे फ्रूट्स पिचके हुए होंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ मटर का दाना होगा तो यहाँ फूला हुआ है, जहाँ नहीं है वहाँ पिचक गया है, तो जगह जगह कंस्ट्रिक्शन मिलेगा, सिकुड़न मिलेगी, तो इसलिए इसको कंस्ट्रिक्टेड बोलते हैं। तो ये रिसेसिव ट्रेट हो गया। फिर पॉड का कलर, तो कलर आपने देखा होगा ज़्यादातर ग्रीन होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर मटर है, फ्रूट्स हैं, तो उनमें ग्रीन मटर में भी कुछ आपको वाइटिश या येलोइश मिलेंगे, ठीक है। तो येलो कलर होना रिसेसिव ट्रेट है और ग्रीन होना डोमिनेंट ट्रेट है। सीड शेप, अब जो उसमें मटर के दाने होंगे यानी उसका सीड, उस सीड का शेप कैसा है, आकार कैसा है, तो उस आकार के बेसिस पे देखेंगे तो ज़्यादातर हमें कैसे मिलेंगे? राउंड, यानी बिल्कुल गोल। जबकि वहीं कुछ क्या मिलेंगे? रिंकल्ड, रिंकल्ड मिलेंगे, यानी हल्का सा सरफेस पे ऐसे सिकुड़न टाइप होगा, जैसे रिंकल्स पड़ जाते हैं तो ऐसे रिंकल्ड मिलेगा, ठीक है। अब क्यों रिंकल्ड होता है उसका भी प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे, उसकी भी जेनेटिक्स हम लोग देखेंगे। तो राउंडेड है और रिंकल्ड है। सीड का कलर, तो सीड देखिए जो आप मटर का फ्रूट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो फ्रूट अभी कच्चा है, ठीक है, तो सीड उसमें सभी हरे ही मिलेंगे। लेकिन सीड के पकने के बाद यानी जब वो पूरा पक जाता है तब सीड का कलर हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो पकने के बाद ज़्यादातर सीड आपको कैसे मिलेंगे? येलो। देखिए जो दाल बनाने वाली मटर होती है वो पीले रंग की होती है क्योंकि वो पका हुआ सीड है, तो येलो कलर का मिलेगा। लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कुछ मटर सूखने और पकने के बाद भी ग्रीन होते हैं, तो यानी ग्रीन होना रिसेसिव ट्रेट है। तो इस तरीके से जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं मेंडल के, वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। कौन सा उसमें ड्वार्फ है, सॉरी डोमिनेंट कंडीशन है, कौन सा उसमें रिसेसिव कंडीशन है, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे समझी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेंडल ने ये जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज़ किया वो पी प्लांट के कौन कौन से क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं, तो उसकी बात अब हम लोग करेंगे यहाँ पे। क्लियर? देखिए जो पी प्लांट है, पी प्लांट में अगर आप क्रोमोसोम नंबर की स्टडी करेंगे तो पी प्लांट में 2n यानी डिप्लॉयड नंबर होता है 14 और हैप्लॉयड नंबर होगा 7, यानी इसमें 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, ठीक है। बाकी तो उसका एक पेयर है, तो एक सेट में पी प्लांट में टोटल 7 क्रोमोसोम्स हैं और वो 7 क्रोमोसोम पे सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं। लेकिन जो कैरेक्टर मेंडल ने सिलेक्ट किया यानी 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वो कितने क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं? तो मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था वो मिलता है सिर्फ 4 क्रोमोसोम पे, यानी देयर आर ओनली 4 क्रोमोसोम्स विच आर कैरिंग द सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडल। तो मेंडल ने जो कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया वो 4 क्रोमोसोम पे है एंड दैट क्रोमोसोम इज क्रोमोसोम 1, नंबर याद कर लीजिएगा, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 4, 5 एंड 7, यानी क्रोमोसोम 1st, 4th, 5th और 7th पे ही वो सारे कैरेक्टर्स मौजूद थे। तो क्रोमोसोम 1 पे कौन से कैरेक्टर हैं? सीड का कलर और फ्लावर का कलर, यानी सीड का कलर, फ्लावर का कलर जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? क्रोमोसोम 1, क्योंकि इसके जीन कहाँ मौजूद हैं? क्रोमोसोम 1 पे हैं। इसी तरीके से क्रोमोसोम 4 पे कौन कौन से कैरेक्टर्स के जीन मौजूद हैं? पॉड शेप, ठीक है, फ्रूट का जो शेप है उसका जीन, पॉड पोजीशन यानी फ्लावर या पॉड की जो पोजीशन है उसका जीन, और प्लांट के हाइट का जीन, ये 3 जीन किस पे मौजूद थे? क्रोमोसोम 4 पे।
उसी तरीके से पॉड कलर की बात की जाती है तो पॉड कलर क्रोमोसोम 5 पे था। एंड सीड शेप, जो सीड का आकार है उसको कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो किस पे था, क्रोमोसोम 7 पे था। तो इस तरीके से जो मेंडल के सिलेक्टेड कैरेक्टर्स हैं वो सभी मटर के इन 4 क्रोमोसोम्स पे आपके पाए जाते हैं, यानी उनके जीन्स इस पे हैं और इसी के थ्रू ये इनहेरिट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब आते हैं कि मेंडल ने अपनी पूरी स्टडी करने के बाद, ठीक है, कौन कौन से लॉ दिए, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन, कि प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में क्या बेसिक स्टेप्स हैं उसकी बात कर लें। तो देखिए, जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, यानी मेंडल के जो जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो बेसिकली प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे ही बेस्ड थे, क्योंकि वो प्लांट ब्रीडर थे। तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में जो बेसिक स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ प्लांट। सिलेक्शन ऑफ प्लांट का मतलब यहाँ पे ये है कि पेरेंटल प्लांट। भाई आप ऐसे ही किसी प्लांट को सिलेक्ट तो करेंगे नहीं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो मटर में भी जो सबसे हेल्दी पौधा था, जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी रही होगी, उसी को एज अ पेरेंट मेंडल ने सिलेक्ट किया। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ प्लांट, यानी पेरेंटल प्लांट्स को सिलेक्ट करना जो अच्छी क्वालिटी का हो। दूसरा स्टेप होता है इमैस्कुलेशन। ये आपके कंपटीशन में बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा टर्म है जो अक्सर पूछा जाता है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लोरल बड ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, मटर चूंकि बाइसेक्सुअल प्लांट है, उसके फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में मौजूद हैं। तो क्या होगा कि फ्लावर के खिलने से पहले बड कंडीशन में ही हम क्या करते हैं, उसके एंथर यानी मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं। तो जब मेल पार्ट यानी एंथर, या एंथर की यूनिट होती है स्टेमन, तो उसको जब आप काट के निकाल देंगे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, यानी आपने मेल पार्ट को हटा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, उस फ्लावर को एक पॉली बैग से कवर करेंगे, ताकि आपने मेल पार्ट तो हटा दिया लेकिन फीमेल पार्ट तो मौजूद है ना। अब हवा में बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं, तो कोई भी पॉलन ग्रेन आकर के उस पर गिर सकता है और पॉलिनेशन हो जाएगा, तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल कर जाएगा। तो हमें उसको अनडिजायर्ड पॉलिनेशन से बचाना है। याद रखिएगा वर्ड, अनडिजायर्ड पॉलिनेशन से बचाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने एंथर रिमूव किया यानी इमैस्कुलेशन का प्रोसेस फिनिश हुआ, हम तुरंत फ्लावर को एक पॉली बैग से कवर करते हैं, और इस कवर करने को बोलते हैं बैगिंग। तो बैगिंग का मतलब क्या हो गया, कवर बाई पॉलीथीन बैग, यानी शॉर्टकट में लिखेंगे तो पॉली बैग। तो पॉली बैग से कवर कर दिया। इसके बाद टैगिंग, थर्ड स्टेप टैगिंग। टैगिंग का मतलब क्या हुआ, कवर करने के बाद हम उस पर एक छोटी सी पर्ची लटका देंगे। ठीक है, टैग करेंगे, जैसे आप सोशल मीडिया पे टैग करते हो तो टैग करेंगे, छोटी सी एक स्लिप लगाएंगे इस पर, और स्लिप में क्या रहेगा, अटैच ए स्लिप along with डेट एंड टाइम। डेट और टाइम किस चीज़ का, जो आपने इमैस्कुलेशन किया है, किस डेट को इमैस्कुलेशन किया, कितने बजे किया, वो आपको उस पर नोट करना होगा। प्लस जिसने किया है उसका नाम भी रहेगा। ठीक है, आप चाहें तो वो भी लिख लीजिए, नेम, जिसने वो इमैस्कुलेशन का स्टेप किया है उसका नाम। इतनी चीज़ें उस पर लिखी होती हैं। क्यों लिखी होती हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कितने दिन बाद मैच्योरिटी होगी फ्लावर की, तो कब हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो एक सही इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, देन जैसे ही फ्लावर हमारा मैच्योर हो जाएगा, यानी उसमें पॉलिनेशन का समय हो जाएगा, तब हम अपने हिसाब से जिस पॉलन ग्रेन का उस पर पॉलिनेशन कराना चाहते हैं, उस पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद बैग को हटाएंगे। ठीक है, और जब बैग को हटाएंगे तो उसको डी बैगिंग बोलते हैं, उसको लिखना ज़रूरी नहीं है। जैसे बैग लगाने को बैगिंग बोल रहे हैं और निकालने को क्या बोलेंगे, डी बैगिंग। तो डी बैगिंग करेंगे और फिर उसके ऊपर हम अपना पॉलन ग्रेन डस्ट कर देंगे, यानी छिड़क देंगे। तो ये क्या हो गया, डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलन। तो डिजायर्ड पॉलन की डस्टिंग हम वहाँ पे क्या करेंगे। तो डिजायर्ड पॉलन की डस्टिंग हो गई, और जैसे डस्टिंग हो गई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुरंत पॉलन ग्रेन गया तुरंत पॉलिनेशन हो गया, इट विल टेक टाइम।
तो पॉलिनेशन होने में भी टाइम लगता है, तो हमें तब तक के लिए फ्लावर को फिर प्रोटेक्ट रखना है ताकि कोई और पॉलिन आके पॉलिनेशन ना कर जाए, तो हम इसलिए उसको दोबारा कवर कर देते हैं। तो जब दोबारा कवर करेंगे पॉलीबैग से तो क्या बोलेंगे, रीबैगिंग। तो नेक्स्ट स्टेप इज रीबैगिंग, और फिर कुछ समय बाद उसमें फ्रूट और सीड्स बन जाएंगी, देन वी विल कलेक्ट द सीड, और फिर जब सीड हमें मिल जाएगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल ग्रो द सीड अगेन, उस सीड को दोबारा हम उगाएंगे, एंड आफ्टर ग्रोथ वी विल ऑब्जर्व दैट व्हाट प्लांट वी आर गेटिंग विद डिजायर्ड प्रॉपर्टी, है ना, कितने प्लांट हमें मिल रहे हैं, कैसे प्लांट मिल रहे हैं, उसमें जो डिजायर्ड क्वालिटी हम चाहते थे वो आया है या नहीं आया। तो ये बेसिक स्टेप हो जाते हैं आपके प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में। क्लियर? तो देखिए हम लोगों ने मेंडल का एक ब्रीफ हिस्ट्री देखा, मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया, वो क्यों सक्सेसफुल है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग आते हैं फाइनली कि मेंडल के कौन कौन से लॉज थे, ठीक है, जेनेटिक्स के कौन कौन से लॉ हैं या इनहेरिटेंस के कौन कौन से लॉ हैं उसकी बात करेंगे। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में अगर हम देखें तो बेसिकली आपको लोअर क्लासेस में ये पढ़ाया गया होगा कि मेंडल ने 3 जेनेटिक्स के लॉ दिए हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। मेंडल ने 3 लॉ नहीं दिए थे, मेंडल ने सिर्फ 2 लॉ दिए थे, ठीक है। और इनके फर्स्ट लॉ को बोलते हैं, जो इनका फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, यानी अलग होना, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स सेकेंड लॉ इनका है मेंडल ने जो सेकेंड लॉ दिया उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिए यहाँ पे मेन वर्ड है सेग्रीगेशन और यहाँ पे मेन वर्ड है असॉर्टमेंट। तो असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ गया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने कोई लॉ नहीं दिया, उन्होंने बस एक फिनोमिनन खोजा जिसको ऑफ डोमिनेंस का फिनोमिनन बोलते हैं। तो उसको हम लोग एज अ फिनोमिनन लिखेंगे, ठीक है। फिनोमिनन ऑफ डोमिनेंस, ठीक। ये कोई लॉ नहीं है, एक घटना है जो उन्होंने देखी। डोमिनेंस का लॉ जिसको आप पढ़ते हैं वो एक्चुअल में लॉ नहीं है, एक घटना है, एक फिनोमिनन है। और इस फिनोमिनन में क्या एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी, इसके पहले वाले पार्ट में भी मैंने आपको समझाया था, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो है ना, उसमें भी मैंने ये बात आपसे डिस्कस की थी। जब भी आप 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट्स को क्रॉस कराएंगे, जब भी आप 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट्स को क्रॉस कराएंगे तो फर्स्ट जनरेशन जो आएगी उस फर्स्ट जनरेशन में जो पेरेंटल कैरेक्टर पहुँचेंगे, है ना, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे, और जो हिडन फॉर्म में रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके रिसेसिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी घटना को इन्होंने डोमिनेंस नाम दिया कि देयर आर सर्टेन ट्रेट्स विच आर डोमिनेंट। और डोमिनेंट को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं जब भी हम कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं। बात याद रखिएगा, जब आप कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट्स को क्रॉस कराएंगे तब आपको डोमिनेंट कैरेक्टर F1 जनरेशन में मिलेगा। अगर कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है, तो आपको दोनों कैरेक्टर F1 जनरेशन में मिल सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे समझनी ज़रूरी है। तो जो डोमिनेंस है, ठीक है, ये आपका एक इवेंट है और इसी पे बेस्ड हमारे लॉज हैं। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन में क्या मतलब होता है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, यानी अलग होना। अभी इसकी बात करेंगे कि क्यों ऐसा है। और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब होता है फ्री, पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं। असॉर्टमेंट मतलब होता है ग्रुपिंग करना, ग्रुप बनाना, टू मेक ग्रुप्स, ठीक है। तो फ्री होकर के ग्रुप बनाना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप हैं। आप अगर अपने आप को एज ए एलिल कंसीडर करिए तो आपके क्लास के जितने भी बच्चे होंगे, है ना, दे ऑल आर एलिल्स, और आप पूरी तरह फ्री होते हैं ये सिलेक्ट करने के लिए कि किस बच्चे से बात करना है, किससे दोस्ती करनी, किससे बात नहीं करना है। इट इज़ योर ओन चॉइस, है ना, एंड इट इज़ टोटली फ्री, है ना। आप फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और इंडिपेंडेंट होकर के इस बात को आप सोच सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, ठीक। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे
जो फर्स्ट लॉ है यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है, जबकि जो हमारा सेकेंड लॉ है यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कम से कम डाई हाइब्रिड क्रॉस का इस्तेमाल करना होता है, तो इट इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम सिर्फ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जब ऐसे क्रॉस को हम कराएंगे, परफॉर्म करेंगे, तो दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन जब हम टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे, यानी दो अलग अलग कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इस तरह की क्रॉस को हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो इन्हीं पे हमारा बेस्ड है, ठीक है। तो ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है, मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन दोनों लॉज को डिटेल में देखेंगे। क्लियर?